नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं पिंकेश ठकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं देश की एक ऐसी बैंक के जिसके लगभग 1 करोड़ कस्टमर्स हैं और विदेशों से जो पैसा भारत में भेजा जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं और डॉलर्स में अलग अलग मुद्राओं में पैसे भेजते हैं, उसका 15% इनवर्ड रेमिटेंस ये पर्टिकुलर बैंक हैंडल करती है। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं फेडरल बैंक की, और ये फेडरल बैंक जिसका एक अच्छा खासा नेटवर्क है। आज हम इसके शेयर एनालिसिस की बात करेंगे। दोस्तों हम लोग देखेंगे, हम लोग ये ओपिनियन बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या इसको होल्ड करना चाहिए, क्या इसमें निवेश करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और लास्ट में मैं अपना व्यू भी आपको इसके अंदर में प्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका शेयर प्राइस किस तरह का रहा है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने चार्ट। ये चार्ट मैंने लिया है टिकर टेप, जो कि स्मॉल केस का पार्ट है। स्मॉल केस में आप अच्छी तरीके से इस शेयर को सर्च कर सकते हैं, बड़ा फास्ट ये काम करता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उसको जो है एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर हम इसके 5 साल का चार्ट देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसने लो बनाया है 41.35 का और इसने हाई बनाया है 127.65 का। अगर किसी ने लो में लेकर इसको हाई में इन 5 सालों के अंदर में बेचा होगा तो इसको 300% का प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन दोस्तों अगर 5 साल के इस चार्ट की बात करें तो इसने सिर्फ 14% का रिटर्न दिया है, जो कुछ खास नहीं है। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसका मिड कैप सेक्टर में ये पर्टिकुलर बैंक आती है। तो ये कमर्शियल प्राइवेट बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बैठता है लगभग 16,500 करोड़ रुपए, और इसमें मॉडरेट रिस्क दिखाई जा रही है, जो कि रेडीमेड आपको वहां पे मिल रहा है 2.18x टाइम्स दैट ऑफ निफ्टी। तो यहां पर हमने देखा दोस्तों कि फेडरल बैंक का शेयर जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन क्या इसमें फर्दर हमको निवेश करना चाहिए, बिकॉज इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अगर 2015-16 की बात करें जो ये डाउन पर आ गया था, उसके बाद में 2017-18 में आप देखेंगे तो अच्छा खासा जो है इसने रिटर्न दिया, लेकिन बैक टू नॉर्मल ये अपने पर आ गया। और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो फंसे होंगे, तो उनको ओपिनियन चाहिए होगा, उसको व्यू चाहिए होगा, तो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस जो है आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। हमने इसके लिए वोटिंग करवाई थी अपने कम्युनिटी टैब के अंदर में, जहां पे 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1 रेन इंडस्ट्रीज एंड ऑप्शन नंबर 2 फेडरल बैंक। रेन इंडस्ट्रीज पे हमने वीडियो बना लिया था। ऑप्शन नंबर 2 में भी बहुत सारे वोट्स आए थे, इसीलिए हमें लगा कि हमको इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका टोटल लोन पोर्टफोलियो कितना है। तो आप देख सकते हैं इनका टोटल लोन पोर्टफोलियो 1,20,861 करोड़ रुपए का है। तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो है इनका, और इस पोर्टफोलियो में हम देखना चाहेंगे कि टोटल जो है कितना रिटेल लोन्स है और कितना होलसेल लोन्स है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के अंदर में, जब आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि रिटेल में इनका 49% का एलोकेशन है, और होलसेल लोन्स आप देखेंगे तो 51% आपको दिखेंगे। तो ये बैलेंस पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है। जहां तक मैं आपको बता दूं कि रिटेल में कमाई बहुत ज्यादा होती है, एनपीए के चांसेस कम होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना बहुत ही कॉस्टली होता है। वहीं होलसेल में जो है कमाई कम होती है लेकिन पहुंचना आसान होता है, लेकिन एनपीए के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर जो है बैलेंस पोर्टफोलियो आपको दिख रहा है। दोस्तों अब मैं जाऊंगा कमाई वाले आइटम पर, यानी कि रिटेल पोर्टफोलियो की बात करूंगा कि इनके रिटेल पोर्टफोलियो में क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं इनके रिटेल पोर्टफोलियो के अंदर में रिटेल वाला पोर्शन इन्होंने फिर से एक बार दिखाया जो 61% है। एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो इन्होंने बताया है 21% और 28% बताया है बिजनेस बैंकिंग का। ध्यान रखिएगा रिटेल का ये पार्ट है। तो रिटेल में हम देख लेते हैं 61% में किस किस तरह के ये लोग लोन्स बांटते हैं। तो यहाँ पे इनको हाउसिंग सेक्टर, मॉर्गेज यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, देन ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स और अदर्स में ये लोग जो है कैटेगराइज करते हैं। तो इनकी हाइलाइट्स देखते हैं कि किस जगह पर ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट हाईलाइट आप नीचे देख सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है इन्होंने लिखा है कि ये हाई मार्जिन पर्सनल लोन्स पे काम कर रहे हैं, ऑटो लोन्स पे काम कर रहे हैं। तो जितना मैंने पढ़ा कि ये फोकस कर रहे हैं डिजिटली किस तरह से पर्सनल लोन्स दिए जाए, वहां पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। यहां पर इनकी बुक्स भी जो है लगातार बढ़ते जा रही है। वाई ऑन वाई बेसिस पर आप देखेंगे तो इनके पर्सनल लोन्स 115% और ऑटो लोन्स जो है 53% से बड़े हैं, जो बहुत अच्छा है। गोल्ड लोन्स पे भी ये कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। तो पिछले साल के हिसाब से 27% यहां पर इनके गोल्ड लोन्स भी बढ़ रहे हैं, और इन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर मॉडल के थ्रू जो है इसको काफी अच्छा करने की कोशिश की है। आप देखेंगे नियरली 4-fold इंक्रीज इन लोन डिस्बर्समेंट थ्रू फिनटेक, यानी कि जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है एक काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, अपने लोन्स को डिस्बर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे खर्चा कम आता है। लॉन्ग टर्म जो है आपका एक बहुत अच्छा बेनिफिट और काफी अच्छा पैसा बचता है। अब दोस्तों हर बैंक में अभी चिंता की बात यह हो गई है कि उनका जो कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो है उसमें दिक्कत जा रही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इनके पास में कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट में कितना हिस्सा है इनके जो टोटल होलसेल बैंकिंग के जितने लोन्स है उसमें, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा एक तरफा लीन है। आप पाएंगे इसके अंदर में 80% जो है हिस्सा इन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स के तौर पे दिया है, 20% जो है कॉर्पोरेट बैंकिंग लोन्स के अंदर में दिया हुआ है। तो अच्छा खासा साइज जो है होलसेल बैंकिंग का, होलसेल लोन पोर्टफोलियो का इनका है कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर में। लेकिन दोस्तों कुछ अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि आप बुलेट पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी वॉच लिस्ट में, यानी कि ये देखते हैं कि किस तरह से कोई लोन जो है एनपीए होने वाला है कि नहीं, तो इनकी वॉच लिस्ट में ऐसा कोई भी बिग टिकट लोन नहीं है। बिग टिकट मतलब 100 करोड़ के ऊपर, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर रिस्क जो है बड़े बड़े लोन्स की नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है इसके फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आप उनका सेकंड पॉइंट देखेंगे तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है मारुति सुजुकी के साथ में, ताकि वो उनके चैनल फाइनेंस पार्टनर बन जाए और रिटेल कार फाइनेंस करे, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ऑटो सेक्टर जैसे रिवाइव होगा तो यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस जो है बढ़ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे है, तो ये रहा दोस्तों चार्ट आपके सामने। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको 3 क्वार्टर्स, पिछले 3 क्वार्टर्स से कंसिस्टेंट दिख रहा है। तो इसका लेटेस्ट क्वार्टर है हमारे पास में Q3 FY20 का, तो वहां पर आप देखेंगे 1155 करोड़ रुपए का इनका इंटरेस्ट इनकम आया हुआ है, जो थोड़ा सा कम था नेक्स्ट पिछले क्वार्टर के अंदर में। Q1 FY20 के अंदर में भी लगभग सेम फिगर था, तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, तो ये लगभग कांस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इनकी अदर इनकम दे देंगे, जहां पर ये सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट वगैरह कमाते हैं, तो ये डिविडेंड वगैरह कमाते हैं, ट्रेडिंग गेन्स वगैरह इनको होते हैं, तो वहां आप पाएंगे कि ये जो है थोड़ी सी कम होकर जो है 408 करोड़ पे पहुंची है। अगर इनकी फी इनकम देखेंगे दोस्तों, तो फी इनकम, क्योंकि ये पर्सनल लोन्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो फी इनकम वहां से कमाते हैं, तो यहां पर उनकी जो है फी इनकम 311 करोड़, तो लगभग सेम परफॉर्मेंस है, बिकॉज उस क्वार्टर के अंदर में एक प्रकार से स्लो डाउन का असर भी चल रहा था, हालांकि उसके पहले भी स्लो डाउन का असर था। अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इनका कहना है कि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जो है इन्होंने कमाया है, नेट प्रॉफिट है 441 करोड़। तो आप देखेंगे कि इनका इनकम कंसिस्टेंट है, अदर इनकम कंसिस्टेंट है, फी इनकम कंसिस्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल के आया है, तो ये पॉजिटिव संकेत जो है देते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके की रेशोज की, जो हर बैंक में देखने जरूरी होते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, रिटर्न ऑन असेट्स। तो इनके टोटल असेट्स है, ये असेट्स पे रिटर्न कमाते हैं मात्र 1% का, जो बाकी बैंकों के हिसाब से जो है कम दिखता है दोस्तों। अगर आरओई की बात करें तो अगेन यहाँ पे सिर्फ 12.5% है, हालांकि ये इंप्रूव हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर में रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, तो ये थोड़ा जो है स्लाइटली बैलेंसिंग चीज लग रही है, ज्यादा हाई भी नहीं लग रहा, ज्यादा कम भी नहीं लग रहा, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये कम है। अगर हम बात करते हैं इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, वो मात्र 3% है, और आप देखेंगे जो है क्वार्टर वाइज थोड़ा कम हुआ है, तो ये जो है चिंता का विषय है, बिकॉज जितना ज्यादा मार्जिन रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, और ग्रोइंग फेज में नहीं दिख रहा है। तो जितने अच्छे आपको फाइनेंशियल्स वहां दिख रहे थे, नेट प्रॉफिट या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम, यहां पर जो है थोड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखते हैं तो 52.4% लेटेस्ट क्वार्टर का, जो मामूली सा कम हुआ है, बिकॉज इन्होंने टेक्नोलॉजी वाली चीजें लाई है, तो उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। ये कॉस्ट को जो है कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिलेटिवली दोस्तों ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है। अगर इनका नेट एनपीए देखेंगे, नेट एनपीए मतलब जो पैसा इन्होंने मान लिया है कि आने वाला नहीं है, तो 1.63 है। अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो मात्र 0.6% है। अगर आप बात करेंगे बंधन बैंक की तो वहां 0.8% आपको मिलेगा। तो यहां पर नेट एनपीए बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स देकर रखे हैं, तो वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग आईसीआईसीआई बैंक को कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके यहां पर जो है सेम तरह की चीजें आपको दिखेगी। तो यहां पर जो है क्योंकि कॉर्पोरेट लोन बहुत ज्यादा है, आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको कॉर्पोरेट लोन्स बहुत ज्यादा दिखेंगे, तो यहां पर उसके साथ कंपेयर करें तो ये उसकी स्टैंडिंग में थोड़ा सा जो है बेटर दिखता है, थोड़ा सा ही बेटर दिखता है, ज्यादा बेटर नहीं दिखता है। अगर पीसीआर की बात करें तो यहां थोड़ी मुझे निराशा हुई कि अगर मैं देखता हूं इनका विदाउट टेक्निकल राइट ऑफ्स, तो इनका पीसीआर बनता है लगभग 45.3%, और इंक्लूडिंग टेक्निकल राइट ऑफ्स देखता हूं तो 66.38% बनता है। इंडसइंड बैंक की बात करें वहां पर तो अगर 75% तक पहुंच गया था, तो यहां पर जो है थोड़ा सा जो है ये जो रेशोस है मुझे थोड़े से जो है निगेटिव लगते हैं। एज पर एज कि मैं इसमें पैसा डालूंगा कि नहीं डालूंगा। फाइनेंशियल्स जो हमने देखे थे काफी अच्छे थे दोस्तों। अब बात करते हैं इनके कासा रेशियो की, बिकॉज कासा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो पैसा आम जनता जो है बैंक के अंदर में रखती है,
तो दोस्तों क्योंकि इनके पास में इनवर्ड रेमिटेंसेस बहुत आते हैं और जो ये फॉरेन से लोग पैसा भेजते हैं, तो यहां पर आप पाएंगे दोस्तों इनका 31.46% का काशा रेशो है, जो काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, मुझे ये बहुत सॉलिड लगा यहां पर। और अगर आप इनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी देखेंगे तो वो लगभग 6.25% का आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन स्टिल इट्स ओके। अब दोस्तों बात करते हैं इनके जीएनपीए की, ग्रॉस एनपीए की। तो ग्रॉस एनपीए का उन्होंने चार्ट वहां पे नहीं दिखाया था, लेकिन मैं निकाल के लाया हूं दोस्तों। यहां पर इनका जीएनपीए है 3%, जो अगेन जो है बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी भी बैंक के अंदर में पैसा डालना चाहते हैं तो आप उनके एनपीए जरूर चेक करते कि टोटल पोर्टफोलियो का कितना एनपीए। तो यहाँ कॉर्पोरेट लोन ज्यादा होने की वजह से एनपीए ज्यादा है दोस्तों, तो ये एक चिंता का विषय बना रहेगा। रिकवरी होगी तो बेनिफिट भी यहां पर होगा, प्रॉफिट्स भी और बढ़ते रहेंगे यहां पर, लेकिन दोस्तों अभी कंसर्न्स की बातें हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि इनके जो कॉर्पोरेट लोन्स इन्होंने देकर रखे उसकी रेटिंग्स एक्सटर्नल एजेंसीज ने कैसी दी है। जितनी अच्छी रेटिंग्स रहेगी इनके लोन्स की, उतना ज्यादा जो है हम विश्वास कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि 77% कॉर्पोरेट लोन्स जो इन्होंने दिए हैं उसमें ए एंड अबो की रेटिंग्स है, और बाकी आप देख सकते हैं BBB 11% है, बिलो BBB 4% है, और अदर्स जो इनकी खुद की रेटिंग्स वगैरह रहती है वो 8% पर है। दोस्तों अब देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी चीज मुझे इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर में देखी, और एज एनालिसिस हमको जो है इसको कंसीडर करना चाहिए। आप जिस तरह की लाइंस यहां पर देख रहे हैं, तो जो ब्लू कलर की लाइन है रिटेल लोन्स की है, वहां पर जो स्लिपेजेस है आप देखिए वो कम हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे होलसेल लोन्स के अंदर में, तो वो स्लिपेजेस जो है बैंक के एवरेज रेट से ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जहां पे सुधार आना चाहिए वहां पर सुधार नहीं आ रहा है, यानी कि कॉर्पोरेट लोन्स में जो है इनके डिफॉल्ट्स या फिर एनपीएस जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, वहां पर जो है प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। रिटेल की बात करेंगे दोस्तों, तो रिटेल में जो है कम होता जा रहा है। तो रिटेल वाला जो इनका स्ट्रैटेजी है, जो बहुत सारी बैंक अप्लाई कर रही है, तो ये भी सही डायरेक्शंस में चल रहे हैं। यहां पर इनकी पॉलिसी साउंड दिख रही है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि इनके टोटल स्ट्रेस असेट्स कितने हैं टोटल असेट्स के मुकाबले, तो दोस्तों यहां पर बैंक ने काफी अच्छा जो है परफॉर्म किया है, जो कि Q1 2016 के अंदर में 4.5% हुआ करता था, वो कम होते होते जो है 1.6% लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर में आया है। तो इसका मतलब जो है बैंक सही डायरेक्शन पे, सही रोड पे चलना शुरू कर दिया है। यहां पर वो ज्यादा रिस्क नहीं ले रही है, सेफ खेल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज दिखी। तो यहां पर जो है पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दिखती है। साथ ही साथ अगर कई लोग जो है, मैं फेडरल बैंक का जब एनालिसिस देता हूं या किसी और बैंक का एनालिसिस देता हूं, और एनालिसिस के अंदर में मैं जब बताता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो बेसिकली लोगों को लगता है कि मैंने जो एफडी रखा है उसको निकाल देना चाहिए कि नहीं निकाल देना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने जब यस बैंक का एनालिसिस शेयर किया था, तो कई लोगों बड़ा डर गए थे, मेरा एफडी है उसके अंदर में निकाल दूं कि नहीं निकाल दूं। इवन बंधन बैंक के बारे में दोस्तों, ये चीजें शेयर के एनालिसिस है, इसके फाइनेंशियल्स के एनालिसिस है। मे बी इनके जो फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह है वो बहुत ज्यादा सेफ हो, तो वहां पर आपको रेटिंग्स भी देखनी चाहिए। तो यहां पर अगर आपका रेटिंग, अगर आपका एफडी वगैरह है, तो मुझे लगता है कि वो सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पड़ा है, अगर आपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर इनवर्ड रेमिटेंसेस वाला एनआरआई डिपॉजिट आपने रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स ऑल ओके, ऑल परफेक्ट। ये प्रोफेशनली रन बैंक है, तो इसमें राणा कपूर वाला केस नहीं होने वाला है, जहां पर वो अपनी मर्जी से लोन दे देते थे अपनी कॉर्पोरेट बुक्स में अपने इनकम को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला, यहां पर ये प्रोफेशनल है। तो यहां पे आरबीआई का दबाव रहेगा, और यहां पर जो सीईओ वगैरह रहेगा वो आरबीआई अपॉइंट करेगा। लेकिन दोस्तों अब थोड़ी रिस्क की बात कर लेते हैं। तो रिस्क मैंने तो आपको बताई थी, एनपीए वाली रिस्क मैंने आपको बताई थी। तो एक और चीज जो है यहां पर मैं सामने लेकर आया हूं कि इनका टॉप 10 सेक्टर वाइज एक्सपोजर एज ऑफ टोटल एडवांसेस। तो दोस्तों यहां पर चिंता बढ़ जाती है, बिकॉज इनके जो टॉप लोन्स दिए हुए हैं वो कौन से सेक्टर के अंदर में है, तो वहां पर प्रॉब्लम चल रही है। आप देखेंगे एनबीएफसीज, यहां पे प्रॉब्लम चल रही है 8%। हालांकि सभी एनबीएफसीज में प्रॉब्लम नहीं चल रही है, लेकिन रिसेंट में हमने एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस या फिर डीएचएफएल हमने देखा है। तो वहां पर जो है इनका लोन दिया हुआ है, डिस्क्लोज नहीं है क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अगेन देखिए दोस्तों 5%, 5.5%। रियल एस्टेट बिजनेस में आप देखेंगे वहां पर भी मंदी का माहौल है, 3.25% का यहां पर एक्सपोजर है। बाकी जो है मुझे इतना नहीं लगता है कि प्रॉब्लम है। हाँ, टेक्सटाइल्स में प्रॉब्लम है 1.27%। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूं किसी को भी पैसे लगाने के लिए। तो दोस्तों सेकंड रिस्क मैं आपको जो है बताना चाहूंगा, ये रही दोस्तों सेकंड रिस्क आपके सामने, और ये है दोस्तों इनका टायर 1 कैपिटल जो है 12.62%।
सर ये तो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यस बैंक की बात करेंगे तो 11% उन्होंने शो किया था, 11.5% जो है कंफर्टेबल स्टेज रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस लेवल पे अगर दूसरी बैंक के आप देखोगे तो दूसरी बैंकों के पास टायर 1 कैपिटल काफी अच्छा है। अब दोस्तों इसके लिए बैंक के पास में प्लान है, इनको फंडिंग भी मिल रही है, अपना टायर 1 कैपिटल जो है अगमेंट कर सकते हैं, देयर बाय वो जो है बहुत ज्यादा लोन्स बांट सकते हैं। टायर 1 कैपिटल वैसे 9% होना चाहिए, यानी कि खुद का पैसा जो है 9% इसमें अंदर होना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर अगर फंडिंग आती है, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, उसके बाद आरबीआई का अप्रूवल भी आता है, तो बेशक जो है बैंक का शेयर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसका कैपिटल अच्छा होगा तो इसका लोन पोर्टफोलियो बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इनकम बढ़ेगी, सब कुछ होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी तो बात हुई नहीं है पूरी तरह से, एक आध न्यूज़ आई है, तो जब ये कंपनी डिस्क्लोज करेगी कि फंडिंग अप्रूव हो गई है, उसके बाद फंडिंग आएगी, उसके बाद में ग्रोथ शुरू होगी इसके अंदर में दोस्तों। तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है तो देयर आर चांसेस कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम लेवल पर आ जाए। मान लीजिए आपने 120 रुपए में इसको खरीदा हो, अभी जो है इसका रेट 84 रुपीज का चल रहा है, तो 120 रुपए पर आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, साल 2 साल में अंदर आ जाएगा। आपका पैसा जो है डूबने नहीं वाला, आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया बैंक खत्म तो नहीं हो जाएगी, ये रुक तो नहीं जाएगी। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट पूरा वापस आएगा और यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा जो है ग्रोथ भी आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरे व्यू के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे दूसरे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसमें भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। हमारे चैनल के अंदर में बहुत सारे फंडामेंटल वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो बहुत दूसरे ऑप्शंस है, बहुत अच्छी अच्छी बैंकें हैं, थोड़ा वैल्यूएशन उनका जो है हाई भी रहेगा, लेकिन वो आपको ज्यादा अच्छी ग्रोथ और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे देगी। फॉर नाउ अगर हम बात करते हैं फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक जो है इसमें पॉजिटिविटीज है, काफ़ी अच्छी बैंक है, इसमें आपका पैसा खत्म नहीं होने वाला, बहुत जो है प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है आप लोगों को इसके अंदर में, लेकिन रिटर्न्स भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। इन शॉर्ट रिस्क कम है तो रिवॉर्ड्स भी कम है। दोस्तों अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसके पीई की, क्योंकि वैल्यूएशंस जो है वो हमेशा मैटर करते हैं। तो हम अगर देखेंगे दोस्तों तो मार्केट ने इसको जो है पीई ज़्यादा नहीं दिया है, तो दोस्तों मार्केट ने इनको पीई दिया है 10.36 का, और जबकि इंडस्ट्री पी चल रहा है 37.41 का, तो उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा सस्ता दिखता है। अगर हम बात करें इसके प्राइस बुक वैल्यू की तो वो भी बेहद सस्ती दिखती है। तो बैंक में इन्वेस्ट करना बनता है, अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो अगर आप उसको एवरेज करना चाहते हो तो एवरेज भी कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा रिकवर पैसा हो जाएगा। यहाँ रिस्क कम रहेगी तो रिवॉर्ड भी आपको कम मिलेंगे। तो हम यहाँ से जो है इसका साल भर के अंदर में 10-12% रिटर्न कंसिडर करके चल सकते हैं दोस्तों। सो दिस इज ऑल माय ओपिनियंस, व्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग दैट आई एम एनालाइजिंग। हो सकता है इसके अंदर में कुछ गलतियां हो सकता है इसके अंदर में किसी और का कुछ और व्यू हो। तो अगर मेरी इस वीडियो के अंदर में कोई बात छूटी होगी तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। किस तरह के इंप्रूवमेंट्स आपको चाहिए एनालिसिस के अंदर में, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्टडी करने के बाद ही इस शेयर में पैसा लगाएं। ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है दोस्तों। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।